नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटोर पे। दोस्तों आज हम कक्षा 7वीं के हमारा पर्यावरण से पाठ 3 के बारे में पढ़ेंगे, हमारी बदलती पृथ्वी। दोस्तों हमने आधा जो चैप्टर है वो हमने पिछली क्लास में ही कवर कर लिया है। अब हम उसके आगे के भाग को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने ज्वालामुखी प्लेट्स के बारे में पढ़ा था, स्थलमंडल के बारे में पढ़ा था, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था, ज्वालामुखी उद्गार के बारे में पढ़ा था, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स यानी अंतर्जनित और बहिर्जनित बल के बारे में पढ़ा था। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बतानी थी दोस्तों कि हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था, ये भी बात पढ़ी थी कि ज्वालामुखी उद्गार के साथ साथ में भूकंप भी आता है। दोस्तों एक बात और जाननी है कि जो भूकंप आता है उसको नापने का एक तरीका है, जैसे बोलते सिस्मिक वेव्स, यानी जो स्टडी होती है भूकंप को नापने की उसे बोलते हैं सिस्मोलॉजी, और जो जिससे नापते हैं जिसकी सहायता से हम उसको नापते हैं उसको हम बोलते हैं रिक्टर स्केल की सहायता से हम भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। और जो वेव्स होती हैं, जिस वेव्स की सहायता से हम भूकंप को नापते हैं उसे बोलते हैं सिस्मिक वेव्स, जो 3 प्रकार की होती है, पी, एस और एल। यह 0 से लेकर के 9 के बीच में होती हैं। 9 सबसे विनाशकारी होता है। दोस्तों आगे चलते हैं, हम प्रमुख स्थलाकृतियों के बारे में जा रहे हैं पढ़ने। आपको ध्यान होगा कि हमने स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा था। ये एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंतर्गत आती हैं, यानी बहिर्जनित बल के अंतर्गत आती हैं। नदियां हैं, पवन हैं, सागरीय तरंगे हैं, ये एक्सोजेनिक फोर्स है। ग्लेशियर हैं, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। आइए दोस्तों हम प्रमुख स्थलाकृति के बारे में पढ़ते हैं। ये मैंने सारी बातें बता दी हैं। ये स्थलाकृतियाँ कैसे बनती हैं? अपक्षय एवं अपर्दन के द्वारा बनती हैं। अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, ये तीनों चीज़ों मिलकर के भूदृश्य को हमेशा बदलते रहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम नदियों के कार्य के बारे में पढ़ते हैं। ये नदियाँ क्या करती हैं, जब अपने रास्ते में जिस स्थान से बहती हैं, उद्गम स्थान से लेकर के सागर में गिरने तक, वो अपने साथ में ढेर सारी स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। वो कोमल और कठोर शैलों को काटती हैं जिसमें अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं। दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। तो शुरू में जो नदी है वो जब पर्वतों से निकलती है तो वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। उसके अलावा और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जैसे जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है। आपके ऊपर दोस्तों स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। आगे जा कर के वो बाढ़ के मैदान में प्रवेश करती है। बाढ़ के मैदान के प्रवेश करने के बाद वो मियांडर बनाती है। मियांडर को सर्पाकार मोड़ बोलते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पे विसर्प लिखा हुआ, विसर्प को बोलते हैं सर्पाकार मोड़। दोस्तों सर्पाकार मोड़ के बगल में इसे बोलते हैं प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध क्या होता है? यह भी एक प्रकार से सुरक्षा कवच होता है। इससे जो बाढ़ का पानी है वो आसपास के इलाकों में नहीं पहुंच पाता है, गांव को डूबने से बचाता है। ये प्राकृतिक तटबंध प्राकृतिक बनाए गए होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। जब नदी, अच्छा, आपने मैदानी ही एरिए में, मैदानों में जो नदी है वो एक और स्थलाकृति बनाती है जिसे बोलते हैं चापाकार झील। चापाकार झील को एक और नाम से जाना जाता है, उसे बोलते हैं गोखुर झील। ये नाम सबसे पुराना है, गोखुर झील। इसको छाड़न झील भी बोलते हैं और कुंडल झील भी बोलते हैं। अच्छा, जब ये नदियाँ आगे चलती हैं तो अपने साथ में उपजाऊ मैदान को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं, जिसे बाढ़कृत मैदान भी बोलते हैं। फ्रेंड्स आप लोग उसको पढ़ लेंगे। इसके बाद जब नदियाँ हैं, जब समुद्र के निकट आती है तो वहाँ पे त्रिभुज के आकार का एक स्थलाकृति बनाते हैं जिसे बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा जो नदियाँ हैं, नदियों की जीर्णावस्था होती है, यानी नदियाँ जब सागर से जाके मिलती हैं तो उनकी जो अवस्था होती है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो ज़्यादा परिवहन नहीं कर सकती हैं। उनकी जो गति है बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है और सभी अवसाद को ला करके समुद्र के निकट में जमा कर देती है, जिसे डेल्टा बोलते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है उसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स आप चित्र के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा का एग्जाम्पल। ये डेल्टा कई प्रकार का होता है, पंखाकार डेल्टा, चापाकार डेल्टा, सामान्य डेल्टा। ठीक है दोस्तों, आप इसको एक बार देख लेना। आगे समुद्री तरंगे। दोस्तों समुद्री तरंगे भी क्या करती है? अपक्षय अपर्दन करते हैं। समुद्री तरंगों में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ओशनिक करेंट्स, दूसरे को बोलते हैं ओशनिक वेव्स। तो जो लहर होती है वो है ओशनिक वेव,
लेकिन उस लहर के नीचे एक चीज़ होती है, एक ऊर्जा होती है बहुत बड़ी, से बोलते हैं ओशनिक करंट्स। उस करंट के अंदर चार्ज होता है, यानी वो चार्ज है जो है वो अपर्दन का काम बहुत तीव्र गति से करती हैं। अच्छा, दूसरी बात और बतानी है आपको कि जो तट होते हैं, जो किनारे होते हैं, समुद्र किनारे, वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक बोलते हैं सैंडी, दूसरे को बोलते हैं रॉकी। यानी कि जहाँ पे बालू की प्रधानता होती है, जिन तटों के ऊपर बालू की प्रधानता होती है, बालूनुमा जहाँ का तट होता है वो होता है सैंडी। और जो रॉकी होता है यानी जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हों, एकदम माउंटेन हो, माउंटेन के बगल में ही सागर आ जाए, जैसे सह्याद्री, ठीक है, तो उसे रॉकी डेजर्ट बोलते हैं। तो अक्सर ये जो समुद्री तरंगे हैं ये रॉकी डेजर्ट के ऊपर स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अच्छा, वो क्या क्या बनाते हैं? तो जो स्थलाकृति उसका नाम है स्टैक, नंबर 1 पे स्टैक, दूसरा है तटीय मेहराब, तीसरा है समुद्री गुफा। इसके अलावा भी ढेर सारी स्थलाकृतियाँ बनाते हैं फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ। स्टैक एक खंभे नुमा आकृति आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। दूसरी है तटीय मेहराब। तटीय मेहराब एक खिड़की नुमा का आकृति है जो पर्वतों के बीच में बनी हुई। ये सारी चीज़ें ओशनिक वेव के द्वारा बनाई गई हैं। ये सोचिए ज़रा कितनी शक्तिशाली हैं ओशनिक वेव्स। तीसरी समुद्री गुफा, पर्वतों के अंदर गुफा का भी निर्माण करती हैं ये ओशनिक वेव्स। इसके अलावा एक और शब्द होता है जिसे बोलते हैं स्टैक स्पिट का मतलब होता है थूकना। कभी आप तटों के पास जाएंगे तो तटों से बहुत अलग थलग थोड़ा आगे जाकर के आपको छोटा सा एक आइलैंड नुमा दिखाई देगी कोई चीज़, उसे बोलते हैं स्पिट। तो स्पिट एक और स्थलाकृति है, और यदि वो आकृति एक अवरोध पैदा कर, यानी बहुत बड़ी आकृति है, एक चाँप के आकार में है, उसे बोलते हैं बैरियर। दुनिया का जो सबसे बड़ा बैरियर है वो ऑस्ट्रेलिया के निकट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास है, समुद्र में, उसे बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्लेशियर को हिमानी बोलते हैं, हिमनद। जो ग्लेशियर्स है वो भी अपक्षय अपर्दन निक्षेपण करते हैं। जो नदियां हैं वो यू आकार की घाटी बनाती हैं। ये यू आकार की घाटी होती है, ये अपर्दनात्मक स्थलाकृति होती है। इसके अलावा सर्क का निर्माण करते हैं। और मोरेन्स को क्या बोलते हैं? अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। मोरेन्स, हाँ, हिमोड़ बोलते हैं उसको। जो नदियाँ में हिमोड़ का निर्माण करती हैं, इसे गोलाश्व मिट्टी भी बोलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके अलावा बहुत ढेर सारी चीज़ें, जैसे क्रेज बोलते हैं, टेल बोलते हैं, क्रेज एंड टेल बोलते हैं, रासमोतोनी बोलते हैं। रासमोतोनी यानी भेड़ की पीठ की नुमा की आकृति होती है जो ग्लेशियर लैंडफॉर्म में बनाई जाती है। और पेट्रोनास्टक लेक भी बोलते हैं। ये भी स्थलाकृति जो है हिमानी के द्वारा ही बनाई गई है। आगे चलते हैं दोस्तों, पवन के कार्य के बारे में जा रहे हैं पढ़ने। पवन के कार्य क्या होते हैं? पवन भी अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण करते हैं। मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। रेगिस्तान में पवन अपर्दन निक्षेपण का प्रमुख कारण है, रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार की शैली देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो डेजर्ट है ना, रेगिस्तान, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सैंडी, दूसरा होता है रॉकी। यानी एक में बालू की प्रधानता होती है, दूसरे में चट्टानों की प्रधानता होती है। तो ये जो छत्रक शिला है जो या ड्राई काउंटर है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये जो रॉकी डेजर्ट होता है उसमें बनाई जाती हैं। जो छत्रक शिला को रॉकी डेजर्ट में दिखाई देगी। इसके अलावा जो बरखान हैं या बालू के जो स्तूप हैं, टिब्बे हैं, ये आपको सैंडी डेजर्ट में दिखाई देंगे। दोस्तों, ये जो बालू का स्तूप या फिर बालू का टिब्बा है, ये ढेर सारे बालू के कण होते हैं, हवा उड़ा करके ले जाती है और एक जगह पे जमा कर देती है, और जिसे बरखान बोलते हैं। अच्छा, ये क्या बोलते हैं? स्थलाकृति, निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। दोस्तों, दुनिया में जो सबसे बड़ी निक्षेपणात्मक स्थलाकृति अपने को देखने को मिलती है वो चीन के लोएस के मैदान में अपने को देखने को मिलती है। चीन का लोएस का मैदान एक रेगिस्तानी मैदान है, और वो एक अनुपजाऊ मैदान है। वो चीन में जो एग्रीकल्चर होता है ना, जो कृषि होती है, उसके वो एक प्रकार का अभिशाप भी है। दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये सारा चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा।
दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।